आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वारिस को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करें इस पाठ को। ये है पाठ 17 वारिस। घड़ी में 3 बजते ही सीढ़ियों पर लाठी की ठक ठक होने लगती थी और मास्टर जी अपने खटखट की आवाज़ सुनते ही हम भागकर बैठक में पहुंच जाते और अपनी कॉपियों और किताबें ठीक करते हुए ड्योढ़ी की तरफ देखने लगती। यानी ड्योढ़ी मतलब गेट का एक हिस्सा। घड़ी 3 ना बजा चुकी होती तो उसके ऊपर पहुंचते पहुंचते बजा देती। मैं बहन के कान में मुंह ले जाकर कहता 1 2 3 और मास्टर जी बैठक में पहुंच जाते थे। अगर घड़ी उनके पास पहुंचने से 2-3 मिनट पहले 3 बज चुके होते तो वे उस पर शिकायत की नज़र डालते। भरकर रखे हुए गिलास में से 1-2 घूंट पानी पीते और पढ़ाने के लिए बैठ जाया करते थे। हमें मैट्रिक की परीक्षा देनी थी, यानी 8th की परीक्षा हमें देनी थी। मैट्रिक यानी 8वीं कक्षा, मैट्रिक यानी 10वीं कक्षा। और हमें अंग्रेजी पढ़ने के लिए वो आते थे। बहन मुझसे 1 साल बड़ी थी, मगर उसने 1 साल ABC से अंग्रेजी सीखी थी। मैं भी अंग्रेजी इतनी ही जानता था कि बिना हिचकिचाहट के वंडरफुल के ये हिज्जे बता देता था। WONDIRFULL वंडरफुल। मास्टर जी कविता उत्साह यानी जोश के साथ पढ़ाते थे। मास्टर जी के आने का समय जितना निश्चित था, जाने का भी उतना ही था। यानी वो समय से आते और समय से जाते। कभी 1.5 घंटा के ऊपर, कभी 2 घंटा पढ़ाते थे। पढ़ाते पढ़ाते 5 बज जाते। 5 बज आने को हो जाते तो मेरे लिए नाउन और एडजेक्टिव में फ़र्क करना यानी अंतर करना मुश्किल हो जाता। मैं जमाइयाँ लेता और ऊब कर बार बार घड़ी को देखा करता था। बहन का ध्यान मेरी कॉपी पर होता, क्योंकि वह आंखों से इशारा करे मुझे सब करने को मना करती कि ऐसा तुम मत करो। कभी वह इशारे से धमकी देती कि मास्टर जी से मेरी शिकायत कर देगी। मैं आंखों में उसकी खुशामद करता, यानी मैं उसे मनाने की कोशिश करता। जब मास्टर जी का सबक खत्म होता और उसकी कुर्सियाँ च्यां की आवाज़ करती हुई पीछे हटती तो मेरा दिल खुशी से उछलने लगता था, यानी बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती थी। सीढ़ियों पर खटखट की आवाज़ खत्म होने से पहले ही मैं पलंग और डोर लिए हुए ऊपर कोठे पर पहुंच जाता और आबो काटा काई ईबो का नारा लगा देता। मास्टर जी के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते थे, यहाँ तक कि उनके नाम भी हमें पता नहीं था। एक दिन अचानक ही वे पिताजी के पास बैठक में आ पहुँचे। उन्होंने कहा कि एक भी पैसा ना होने से वे बहुत तंगी में हैं। अगर वे किसी से खैरात नहीं लेना चाहते, यानी किसी से भीख नहीं लेना चाहते, काम करके रोटी कमाना चाहते हैं। पिताजी ने उसी समय उन्हें हमें पढ़ाने के लिए रख लिया था। कुछ दिनों बाद वे उन्हें और ट्यूशन दिलाने लगे तो मास्टर जी ने मना कर दिया। वे हमारे घर से थोड़ा दूर एक गंदी सी गली में 4 रुपये महीने की कोठरी लेकर रहने लगे, यानी वो बहुत गरीब थे। एक दिन घड़ी में 3 बजे तो हम लोग रोज़ की तरह भागकर बैठक में पहुँचे और दम साध कर अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ गए। मगर काफ़ी समय गुजर जाने पर भी सीढ़ियों पर खटखट की आवाज़ आज सुनाई नहीं दी। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट हम लोगों को हैरानी हुई और मुझे खुशी भी हुई कि आज पढ़ना नहीं पड़ेगा। 4 महीने में मास्टर जी ने पहली बार छुट्टी ली थी। सहसा यानी एकदम से सीढ़ियों पर खटखट सुनाई देने लगी, जिससे हम चौंक गए और उदास भी। मास्टर जी अपने रोज के कपड़ों के ऊपर एक मोटा गेरुआ कंबल लिए बैठक में पहुंच गए। मैंने देखा उनका सारा चेहरा एक बार पसीने से भीग गया और वे सिर से पैर तक कांप गए। कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने गिलास छुआ मगर उठाया नहीं। उनका सिर झुककर बाहों में आ गया और कुछ देर वहीं पड़ा रहा। मैं डरी सी नज़र से बहन की तरफ देखता हूँ। मास्टर जी, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? बहन ने पूछा। आज नहीं पढ़ाएंगे? पूरे 4 हफ्ते
वे टाइफाइड में पड़े रहे। उन दिनों मेरी ड्यूटी लगाई गई कि मैं उनकी कोठरी में जाकर उन्हें सूप वगैरह दे आया करूं। वैद्य जी के पास जाकर दवाई अवाई भी मुझे ही लानी होती। मेरा काफ़ी समय उनकी कोठरी में बीतता। कभी मैं उठकर खिड़की के पास चला जाता। खिड़की में सलाखों की जगह बांस के टुकड़े लगे हुए थे। गली से उठती हुई भयंकर दुर्गंध यानी बदबू मेरे दिमाग को फटने लगती थी, मतलब दर्द होता था मेरे सिर में। वह गली जैसे शहर का कूड़ा। एक मुर्गा गली के कूड़े में को अपना घर से बिखेरता रहता है और हर 8-10 मिनट में वह जोर से बांग लगाता है, यानी जोर से वो मुर्गा बोलता है। तो जी के पास ज़्यादा सामान नहीं था, पर जो कुछ था उसे देखने का मेरा मन में बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी। एक दिन जब थोड़ी देर के लिए मास्टर जी की आंख लग गई, यानी वो सो गए, तो मैं कोठरी के सारे सामान की जांच कर डाली। कपड़ों के नाम पर वही चंद चिथड़े थे, यानी फटे पुराने कपड़े थे, जो हम उनके शरीर पर देखा करते थे। डंडे और कंबल के अलावा उनकी संपत्ति यानी जायदाद में कुछ पुरानी फटी हुई किताबें थी, जिनसे केवल भगवत गीता का शीर्षक यानी ऊपर वाला जो पुस्तक है ही पढ़ सकता था। शेष पुस्तकें बंगला भाषा में लिखी हुई थी। अच्छे होकर जब वे हमें पढ़ाने आने लगे तो उन्होंने कहा अब से वो हमें अंग्रेजी के अलावा थोड़ी थोड़ी बांग्ला भी सिखाएंगे। लेकिन हमारी प्रगति यानी हमारे आगे बढ़ने से मास्टर जी बहुत निराश हुए। कुछ दिनों बाद उन्होंने बांग्ला सिखाने का विचार। परीक्षा में जब थोड़े ही दिन रह गए तो पिताजी ने एक दिन हमसे कहा कि मास्टर जी को अभी से सूचित यानी अभी से उन्हें कह दो, जिस दिन हमारा अंग्रेजी का बी पेपर होगा उस दिन तक हम से ट्यूशन पढ़ेंगे, मगर उसके बाद हम ट्यूशन उनसे नहीं पढ़ेंगे। उस दिन मास्टर जी के आने तक हम आपस में झगड़ते रहे कि हम में से कौन उनसे बात कहेगा। आखिर 3 बज गए और मास्टर जी। बहन ने एक बार मेरी तरफ देखा, मगर मेरी आंखें ज़मीन पर धंसी रही। मास्टर जी, पिताजी ने कहा है, और उनके रुकते रुकते बात उन्हें बता दी। क्या मैं नहीं जानता? माथे पर त्योरियां चढ़ाकर उन्होंने कड़े शब्दों में कहा। मुझे बताने की क्या ज़रूरत थी? और वे जल्दी जल्दी कविता की पंक्तियां पढ़ाने लग गए। सहसा उनका गला भर्रा गया। उन्होंने जल्दी से 2 घूंट पानी पिया और फिर से पढ़ाने लगे। उस दिन पहली बार उन्होंने जाने का समय जानने की भी घड़ी की तरफ देखा था कि मैं कब यहाँ से जाऊँ। पूरे 4 बजते ही वे कागज समेटते हुए उठ खड़े हुए। अगले दिन आए तो आते ही उन्होंने हमारी परीक्षा की डेट शीट देखी और बताया जिस दिन हमारा बी पेपर होगा उसी दिन वे यहाँ से चले जाएंगे। हमारा बी पेपर हो गया। मास्टर जी ने कांपते हाथों से हमारा पर्चा देखा। उन्होंने जो कुछ पूछा मैंने उसका सही जवाब बता दिया। मैं हाल से निकलकर वह सवाल के सही जवाब को दे पाता करके आया था। बहन जवाब देने में अटकती रही। मास्टर जी ने मेरी पीठ थपथपाई, पानी पिया और चले गए। मगर शाम को वो फिर आए। पिताजी से उन्होंने कहा वे अब जाने से पहले बच्चों से एक बार मिलने आए हैं। हम दोनों को अंदर से बुलाया गया। मास्टर जी ने हमसे बात नहीं की, सिर्फ हमारे सिर पर हाथ फेरा और अच्छा कहकर चल दिए। हम लोग उनके साथ साथ जोड़ी तक गए, यानी गेट की चौखट तक गए। वहाँ रुककर उन्होंने मेरी ठोड़ी को छुआ और कहा, अच्छा मेरे बच्चे। और कांपते हाथों से उन्होंने किसी तरह अपना भूरा सा फाउंटेन पेन जेब से निकाला और मेरे हाथ में दे दिया। रख लो रख लो, उन्होंने मुझे कहा, जैसे मैंने उसे लेने से इनकार किया हो, मतलब मना कहा। बहुत अच्छा तो नहीं मगर काम करता है। मुझे तो अब उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम अपने पास रख छोड़ना या फेंक देना। उनकी आंखें भर आई, यानी वे रोने लग गए। इसीलिए उन्हें मुस्कुराने का प्रयत्न किया, यानी कोशिश की। मेरा कंधा थपथपाकर खटखट वो सीढ़ियों से उतर गए। बहन स्पर्धा की दृष्टि से मेरे हाथ से उस फाउंटेन पेन को देख रही थी। मैंने उसे अंगूठा दिखाया, यानी मना कर दिया कि मैं इसे नहीं दूंगा, और पेन खोलकर उसके निब की जांच करने लगा। मगर उसके कुछ ही दिन बाद वह निब मुझसे टूट गया और फिर वह पेन न जाने कहाँ खो गया। इस पाठ के रचयिता हैं
मोहन राकेश। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।